7 का आंकड़ा हम वहाँ पर भी हमें देखने को लिए मिला कि वहाँ भी हमें ठीक ऐसे ही 7। आप देख सकते हैं यहाँ पे नक्काशी के द्वारा गांधी जी को चित्रित किया गया है। सत्यशरण ओसवाल जी अपने इस क्षेत्र के माने जाने, उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। ये पांडवों की है और यहाँ पे पांडव नृत्य होता है गाँव। जड़ें जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उससे हमें जुड़ा रहना चाहिए। चाहे हम कितने दूर चले जाएं, विदेशों में चले जाएं, तरक्की करें, आगे बढ़े, लेकिन हमें अपने गांव घर से जुड़ा रहना। इन्होंने लकड़ी पे नक्काशी करके ताजमहल बनाया हुआ है। खेती बाड़ी कृषि पे डिपेंड है, सारा पूरा गांव खेती करते हैं। फार्म जो है इसमें 60 कुंटल अनाज आता है। अच्छा। हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं नौघर के ऊपर एक गांव है फिटोगी। तो हम आ जा रहे हैं फिटोगी गांव। तो फिलहाल मैं जिस जगह पे हूँ तो वहाँ से मेरे ठीक पीछे है नौघर गांव। तो आप देख सकते हैं नौघर गांव का मैंने इससे पहले आपको वीडियो भी दिखाया था, कितना सुंदर लग रहा है। ये चारों तरफ का व्यू है, काफ़ी सुंदर लग रहा है और रिमझिम बारिश भी लग रही है, तो काफ़ी सुंदर है। तो दिखाते हैं आपको फिटोगी गांव और चलते हैं। ये गांव के किसी यहीं से हुई सर। जी सर, इसी यहीं पर पेड़ था। हाँ, अच्छा, यहाँ पे था वो फेडू का पेड़। हाँ, ये मंदिर केदार नरसिंह देवता का मंदिर है। और जब यहाँ पर कोई असवाल आए थे बिरकोट गांव से, तो यहीं पर एक फेडू का पेड़ था। और है बाघ जो है बकरी को खाने के जैसे लगा, तो बकरी सींग से बाघ को भगा रही थी। वो यहाँ पर आए, यहीं पर उसने अपनी झोपड़ी बनाई। उसके बच्चे रहे होंगे उस जमाने में, जब जो भी रहा होगा, आज से 400 साल पहले के लगभग। तो ये है गांव का पंचायती मंदिर, काफी सुंदर लग रहा है। हम डोम से गए थे, डोम से हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 उलखरे वहाँ पे भी थे और 7 यहाँ पर भी है ना। तो 7 का जो आंकड़ा है, 7 का आंकड़ा हम वहाँ पर भी हमें देखने को लिए मिला कि वहाँ भी हमें ठीक ऐसे ही 7 उलखरे मिले, जो कि इसमें ये लखनऊ काफी समय से इसमें कुछ टूटा पीसा नहीं है। चक्कियाँ आ गई है, चक्की आने से जो है ये इनका खतरे में है। लेकिन अभी भी ये एक प्रकार से हमारे लिए ये है कि कुछ था इसमें पहले, जो आने वाली पीढ़ी है बताएंगे बच्चों को कि भाई ये इसमें क्या होता था। ये उल्टियाँ रहे हैं, इसमें सुबह सुबह यहाँ पर जो महिलाएं कूदती थी, उसी से लोगों की नींद खुलती थी 4 बजे, जब उनकी आवाज आती थी उल्टियाँ में कूदने की आदत, तो इससे नींद खुलती थी, है ना। इससे कूदते थे और सुबह सुबह कूद के ताजा ताजा खाना बनाते थे। तो इस प्रकार से उल्टियाँ प्रत्येक गाँव के मंडाण के आसपास है। बिल्कुल। तो ये हर परिवार के होंगे लगभग। हमने पिछले गाँव में भी देखे हैं कि ये इस तरीके से गाँव के एक जगह पे होते हैं। और इसका कारण भी ये है कि सारे लोग एक जगह पे धान कूट सके। इसका कारण इसमें सर ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी हमने गिने तो 7 थे। अच्छा। और यहाँ भी संयोग से 7 ही है ये। अच्छा। कुछ 7 के आंकड़े का कुछ हो सकता है, कुछ गाँव में इसका कुछ प्रचलन होगा कि भाई 7 क्यों है। तो अच्छी बात है, ये ऐसी हर जगह गाँव में हमें कुछ न कुछ देखने के लिए मिलता है। नौटियाल जी कैसे लग रहा? बढ़िया लग रहा सर, बहुत अच्छा। ये पांडवों का है। अच्छा, पहले पुराने यहाँ पे क्या है? पांडव। अच्छा, पांडवों की चोरी बोलते हैं ना। अच्छा। गाँव में होती है। तो यहाँ पांडव नृत्य होता है? पांडव नृत्य होते हैं। अच्छा, कितने साल में हुआ लगभग? होता रहते हैं ये तो। जब कभी जब थोलू मनाड़ मेला होता है तो उसी के अंतर्गत ये भाग है कि नचाते हैं लोग। अच्छा अच्छा। तो ये हमारे गांव में भी होता है पांडव नृत्य। तो यहाँ पे असवाल जी ने बताया कि यहाँ पे ये जो मूर्तियाँ हैं ये पांडवों की हैं और यहाँ पे पांडव नृत्य होता है गाँव में। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी मेले होते हैं तो यहाँ पे पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे एक प्रकार से ये पंचायती है नहीं? पंचायती। हाँ, तो पंचायती है ये। पंचायती का मतलब जहाँ पे पूरे गांव के लोगों का कोई भी सामाजिक कार्य होता है, जैसे मेला हो गया या गांव के जो प्राचीन हमारे देवता हैं उनको नचाने का कार्य हो गया, तो यहीं पे किया जाता है। तो हमारे साथ हैं प्रधान जी। और प्रधान जी ठीक है आप? जी नमस्कार। और तो आज आपके गाँव में आए हैं। हाँ जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे गाँव के विषय में? वैसे तो गांव संपन्न लग रहा है आपका। ठीक ही है, खेती बाड़ी के हिसाब से। खेती बाड़ी पर कृषि पे डिपेंड है, सारा पूरा गांव खेती करते हैं अक्सर। ठीक चल रहा है मतलब? हाँ ठीक ही है, सब खुश हैं गांव में? सारे खुश हैं। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है गांव की पुरानी गलियां। चलो नौटियाल जी लगे हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन करने थे जो मुझे लग रहा है सही बोला मैं। बच्चे शर्मा रहे हैं। चलो, यहाँ से तो काफी सुंदर लग रहा है ये गाँव, काफी सुंदर लग रहा है ऊपर। तो दिल्ली पहुंच गए। अपना मकान दिखा दे। हाँ, यही मकान है, ये पुराना मकान। कौन सा? अच्छा, ये वाला है। चलो देखते हैं। इधर से। हाँ जाओ।
तो एक बात हो रहा है, गांव में लगभग सभी ने भैंस रखी हुई है, तो जहाँ कृषि होती है वहाँ पशुपालन भी करते हैं लोग। तो काफ़ी संपन्न गांव है। गांव में हर परिवार के घर के आगे आपको भैंस मिल जाएगी। और ये है असवाल जी का पैतृक पुराना घर। ठीक है, काफ़ी सुंदर है बना हुआ। इसमें जो है ना, हमने जो वहाँ थान में डोमसी में जो मकान देखे थे, वही मिस्त्री वही मिस्त्री हो गया और उन्होंने वहाँ नरोत्तम शाह के मकान में। अच्छा। में एक वो मिस्त्री वही सलाना का कई चीज कारीगरी हुई थी। गांधी जी की फोटो बना रहे थे उस जमाने में। अच्छा, गांधी जी, अब देखो गांधी जी कितने लोग इंटीरियर थे और तभी गांधी जी की फोटो बनी। यानी इस क्षेत्र में गांधी जी लोकप्रिय थे, यही मतलब हुआ ना। उतने जमाने में हमारे जो ताऊ जी है स्वर्गीय सत्यनारायण असवाल जी और हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री विजय सिंह असवाल जी, उन्होंने ये मकान बनाया था। अच्छा, तो कुछ ध्यान रहा होगा कि महात्मा गांधी देश में ऐसा क्योंकि ये तो क्योंकि ये वाला क्षेत्र तो देश से कटा हुआ था, मतलब राजशाही चली थी। रियासत थी 48 में तो इसका विलय हुआ। ये ताजमहल की फोटो है इधर, अच्छा, जो उस समय विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो उनको उस समय जानकारी रही हुई कि ताजमहल भी कोई भारत में है। अच्छा, ताजमहल घूम के आए मतलब वो लोग, तभी तो बनाए उन्होंने। देखा दिमाग में तो था वो मिस्त्री भी लकड़ी पे नक्काशी करी। तो इस पे इन्होंने लकड़ी पे नक्काशी करके ताजमहल बनाया हुआ है। और ये 1940 से लेके 1960 के बीच ये मकान बने हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। 1940 से और 60 के बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो हमने गांव सियालसी में देवेंद्र गुरुजी हैं उनका मकान देखा था, और डोमसी में नरोत्तम शाह जी का मकान देखा था, और यहाँ पर ये महावीर असवाल जी का मकान है। और ये मकान उनके ताऊ जी सत्यनारायण असवाल जी अपने इस क्षेत्र के माने जाने, उनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, और वो एक्टिव रहते थे हर काम में। और उन्होंने ये घर बनाया है। और खेतीबाड़ी के क्षेत्र में भी जो आप देख रहे हैं गांव में जितनी भी खेतीबाड़ी आज उन्नत खेती की जो हम बात कर रहे हैं, उसकी शुरुआत अगर किसी ने की है तो सत्यनारायण असवाल जी हैं। अच्छा, उनका योगदान। हाँ, योगदान रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान ये रहा है कि जो भगवान में इंटर कॉलेज है, जनता जूनियर हाई स्कूल है, उसके कार्यकारिणी के अध्यक्ष थे। अच्छा, उस समय जो कार्यकारिणी बनी उसमें वो। अच्छा, 1965 1965 का बना हुआ जूनियर। 1965 से 1975 तक वो पब्लिक स्कूल रहा। 1975 में वो राजकीय हुआ। वो सारा योगदान इनका बहुत ज्यादा योगदान है। अच्छा, उस इंटर कॉलेज में। अच्छा, इसका मतलब इन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए भी काम किया। जौनपुर प्रजा मंडल में 1948 में शिवदेव सुमन की पार्टी के भी सक्रिय सदस्य थे। जब जौनपुर में मतलब टीरी रियासत की मुक्ति के लिए वो जौनपुर प्रजा मंडल के सक्रिय सदस्य सक्रिय सदस्य थे। बहुत अच्छी जानकारी। और उस समय लोक परिषद और जौनपुर प्रजा मंडल हुआ करते थे, तो वो प्रजा मंडल के सदस्य थे। वो मुखर होते थे, राजा के विरोधी थे। हाँ, अच्छा। हाँ, और जो लोक प्रसाद वाले थे वो राजा के समर्थक थे। उनकी किताब भी बनी है जौनपुर में। हाँ। वो मेरे पास है, उनमें सारा उसका हिस्ट्री। तो आपको इतिहास का काफी अच्छा ज्ञान है इस क्षेत्र का। इतिहास को तो मैं स्टूडेंट रहा हूँ। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। और सर है उनके नाते हैं, किंतु नेताजी के नाते हैं, सोबत सिंह की लड़की। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आप जो है ना सत्यनारायण असवाल जी हैं, इस क्षेत्र के माने जाने अपने टाइम के जो उस समय जो लोग होते थे गणमान्य व्यक्ति, और विशेषकर दसुला और पालीघाट में वो एक जागरूक व्यक्ति थे, है ना। कई क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप उनके नाती हैं और उन्हीं के परिवार से हैं। तो आपके पिताजी सोबत सिंह जी हैं। सोबत सिंह जी फोटो दिखा रही नहीं है, लेकिन जो है आपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है आपके दादाजी ने। और समय समय पर जब भी कोई क्षेत्र की बात आती है, विकास की बात है, तो उनको याद किया जाता है। और यहाँ पर ये और सब ठीक है। हाँ, बढ़िया सब। अच्छा, और ये हैं सत्यनारायण असवाल जी, और ये क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों में से एक हैं। और ये उनके लड़के हैं। बस तो इस प्रकार से उनका ये पुराना मकान ही बता रहा है कि वो संपन्न लोगों में से। संपन्न लोगों में से। अच्छा, तो लगभग ये मकान 1950 और 60 के आसपास बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस मकान में नक्काशी की हुई है, अच्छी अच्छी चित्र बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे गांधी जी, यानी गांधी जी का जनता में कितना प्रभाव था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नक्काशी के द्वारा गांधी जी को चित्रित किया गया है। ये लिंटर जो है सर, ये 1953 में पड़ा था। ये लिंटर 53 का पड़ा हुआ। ये जौन विकास क्षेत्र जौनपुर में पहला लिंटर है। अच्छा। उस समय किसी को भी
सीमेंट की जानकारी नहीं होती थी। जगह जगह उन्होंने डिग्गियां बनाई, हौज जो होते पानी के, और ये लिंटर डाला उन्होंने, ऊपर भी आलूचक में भी उन्होंने डिग्गियां बना रखी है। तो उस सीमेंट का सारा उन्होंने देहरादून ही गए होंगे, वहीं से सीखा होगा। और ये तब से इतना मजबूत है। हाँ, अभी तक एक बूंद भी पानी नहीं चूता इसमें। जबकि आज के लिंटर को देखो जरा, 1953 में पड़ गया था लिंटर। इस तरह तो इसमें नीचे ये है, ऐसा नहीं लग रहा कि 53 का ही लेंटर है ना। ये पहला लिंटर जौनपुर। ये उन्होंने मकान का सार लिखा हुआ है। जी सर। यहाँ पे लकड़ी की नक्काशी पे कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे हुए और नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई लकड़ी की नक्काशी द्वारा। इस दरवाजे पे क्या लिखा है, हमारे साथ है हमारे स्कूल में संस्कृत के विद्वान श्री नौटियाल जी, तो उनसे पूछते हैं क्या लिखा है सर इसमें। जी सर, इसमें लिखा हुआ है लकड़ी के उस पे बिल्कुल लिखा हुआ है, ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सेमि कुशलम करोतु सततम नमः, शशंक चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रोहिक्षणम सहार वस्त्र मणिकौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। विष्णु की, भगवान विष्णु की जो है प्रार्थना की गई है। और इसमें इस मकान का जो है कब बना है, तो ये लिखा है कि यदि देयम बोरमयीशम क्षयितम शिरसी में प्रभो भक्तिम भवतु मे नित्यम त्वयि देवम सुरेश्वरम। श्री संवत विश्वचार के कुंभार के 13 प्रविष्टे बुद्धवासरे चंद्र लगने एक तिथो मकान निर्माण कार्यम करोतु मे शुभम अस्तु। ये लिखा हुआ है। विश्व संवत 2004 का ये मकान है। और कुंभार के यानी जब कुंभ राशि में सूर्य रहा होगा, ये नवंबर और दिसंबर के महीने, उस समय जो है ये मकान। और 13 प्रविष्टे, 13 गते का बना हुआ ये मकान। और इसमें पूरा भगवान विष्णु की जो है श्लोकों से इसको लिखा गया। तो हम देख सकते हैं कि जब ये मकान बना होगा तो क्या उन लोगों की उस समय मतलब सोच रही होगी कि उन्होंने यहाँ पे पहले भगवान जो विष्णु है उनकी स्तुति लिखी हुई है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मकान का जो छोटा सा इतिहास है कि ये मकान कब शुरू हुआ, कब इसका निर्माण कार्य हुआ, यही है सर। निर्माण कार्य है कि संपन्न, मतलब बन के कब तैयार हुआ। हाँ सर, ये जब जो है संपन्न हुआ, जब बन के तैयार हुआ। अच्छा, जब बन के तैयार हुआ उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे ये तिथि अंकित की हुई है। तो ये चीजें बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी पता लगेगा कि भाई ये मकान कब बना। यानी जो पहले इतिहासकार होते थे इसी तरीके से वो पत्थरों पे, शिलाओं पे, लकड़ी के पट्टों पे अपनी इतिहास लिख लेते थे। तो ये नई चीज मिली मुझे, ये पूरे क्षेत्र में ये वाली चीज ये पूरी नई मिली है। कहीं भी नहीं है ऐसा कि जो इतिहास लिखा हो। तो निर्माण कार्य तो कई समय से चल रहा होगा जी, लेकिन जब मकान बन करके तैयार हो गया और संपन्न हो गया, उसके बाद उन्होंने जो है ये शिलापट, ये बिल्कुल लकड़ी की नक्काशी से तब बाद में वो लगाया कि आज हमारा मकान बन करके संपन्न हो गया। तो ये समझो कि गृह प्रवेश के दिन, अच्छा उस दिन उन्होंने लगवाया होगा। तो बहुत अच्छी सोच रही होगी। ठीक, यहाँ सर ना, यहाँ 60 कुंटल का कुठार, 60 कुंटल अनाज आता है इस कुठार में। यहाँ ये कुठार जो आपने अभी तक जो कुठार देखे हैं सर, यहाँ पर जो ये कुठार मैं देख रहा हूँ सर, ये घर के अंदर है। नहीं, जो आप शुरू बोला हाँ, अभी तक हम जो दूसरे गांव में देख रहे थे, गांव बैठ में देखा हमने, थान में देखा कि वहाँ कुठार बार बना रखे थे, है ना, ओपन में। और यहाँ पर जो सत्यसंग असवाल जी हैं, इनके घर के अंदर कुठार है। और ये जिनका है वो बता रहे हैं नीचे है, इससे बहुत नीचे है। अच्छा, कि ये कुठार जो है इसमें 60 कुंटल अनाज आता है। अच्छा, जो हमने अपने पिताजी से सुना है। अब वो तो नेताजी तो हमारे उतने रहे नहीं तब तक, जब तक हम होश में है तब तक वो एक्सपायर हो गए थे। लेकिन उन्होंने बताया कि इसमें 10 गांजियां हैं और प्रत्येक गांजे में जो है 6 बोरियां आती है। 6 बोरी अनाज, 6 दशमलव के 60, तो 60 कुंटल अनाज आता है। हमारी जमीन भी काफी थी, तो ये कुठार इससे बहुत नीचे जा रखा है। और ये जो है प्रत्येक जगह से ये यूं खुलता है, जो सड़क होती है, मतलब 2-2 गांजियां है। अच्छा, तो यहाँ पे खुल चुका है कुठार। आप देख सकते हैं कितना गहरा है। जाने के लिए सीढ़ी लगा रखी है। ऐसे 10 खाने, 5 अच्छा 10 खाने, 6 बोरी आती है एक में। अच्छा, ये उस समय यानी अनाज बहुत होता रहा होगा, तभी इतने बड़े कुठार बने हुए। और इसमें जो प्रत्येक में सरिया लगी हुई, 2-2 में ना जी, 2-2 में के सरिया लगी हुई है। तो ये सरिया लगाने का कारण क्या है? इसका ये दोनों से वो बंद हो जाता था, तब लॉक है वो। अच्छा, लॉक है। तब जो है, तब उसके बाद जो है ये सरिया ये बाहर से रहती थी, एक सरिया यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक ताला रहता था यहाँ पर। अच्छा, जब ये ताला खुलेगा तब ये बाहर की सरिया खुलेगी, तब अंदर खुलेगा, तब ऊपर वो खुलेगा। एक बार निकालने निकल आराम से निकालो।
तो सर खोल रहे हैं यहाँ पे। दोनों पीछे और आगे वाले के लिए लॉक। अच्छा ऐसे 5 लॉक है, सरिया लगी है, ऐसे 5 लॉक है। और उसके बाद बाहर से भी फिर एक लॉक है, जहाँ पर ये सेंटर वाला लॉक है। एक सरिया वहां से है, एक सरिया यहाँ पर है। ये सब ढंग से लग ये अच्छा, ऐसे लॉक लगाते थे आप? लॉक लगा, ये लॉक लगा हुआ है जैसे। हाँ, तब इसमें एक पत्ता था और यहाँ पर ताला लगता था। ताला लग जाता था। आप ये देखो ना, लोग उस टाइम पे लोगों की क्या सोच रहे होगी कि ये कुठार भी बन गया और ऊपर ये बेड भी बन गया। जिस दीवान को आज हम सोच रहे हैं कि दीवान होता है जी, तो ये कल्पना उन्होंने पहले कर ली थी कि इतना मजबूत बेड बन जो है ये आप लगा लो कि 1960 के आसपास के मकान बने हुए लगभग। और आज जो आप लगा लो कि 40 साल लगा लो और 24 साल लगा लो, है ना। तो इतने पुराने मकान ये हैं। और इन मकानों में वो व्यवस्था है जो आज लोग नहीं बना पा रहे हैं। आज लोग सीमेंट का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और वो यहाँ के वातावरण के हिसाब से अनुकूल भी नहीं हो मकान। जितने मकान बने हुए आज सीमेंट के आप देख रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो ठंडे भी हैं, है ना, और गर्मियों में गर्म भी है, और इस वातावरण के हिसाब से अनुकूल भी नहीं है, और भूकंप रोधी भी नहीं है। भूकंप रोधी, क्योंकि जो मकान इसमें पठार होते हैं, भूकंप आएगा तो पठार जो है धीरे धीरे अपने आप नीचे निकल जाती है, तो फिर मकान का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये बहुत आप देख रहे हैं ऊपर की बहुत अच्छी ये दीवार की सीलिंग। नौटियाल जी, आपने पहली बार देखा होगा ये? पहली बार देखा सर। इससे पहले देख रखा था? पहली बार देखा मैंने, और बहुत अच्छी तकनीकी रही है हमारे पूर्वजों की, और बड़ी अच्छी सोच रही है उनकी कि और कमरा भी देख सकते हैं कितना बड़ा है। इतना तो बड़ा ही, इतने तो जितना ये कुठार रहते तो कमरे होते हैं आजकल लोगों के। क्यों सर? ये 3 मंजिल पे हो आप लोग, 2 मंजिल इसके नीचे है। अच्छा, तीसरी, अच्छा 2 मंजिल है, चौथी मंजिल ऊपर है, ढाईपुर बोलते हैं। वो भी रहने लायक जगह है। अच्छा, पूरे आदमी खड़े होते हैं, पूरे आदमी खड़े होते हैं। ये 3 मंजिला है। अच्छा, ये 3 मंजिली में है हमें, तो इस समय हम 3 मंजिली में। ये रसोई का वो है। ये ऊपर जो इसकी चौथी मंजिल में है, उसमें जाने का रास्ता ये है। अच्छा, यहाँ से जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ सर इसको ढेपुरा बोलते हैं, और कहीं ढेपुरा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको टेपुरा भी बोलते हैं। अच्छा, टेपुरा हमारे उधर जो है ढेपुरा बोलते हैं। और सर ये दिखाए ये जो है छाछ छोलने का, इसको हमारे उधर बोलते हैं रोड़ा। रोड़ा, हाँ, रुद्रप्रयाग में इसको रोड़ा बोलते हैं। रोड़ा बोलते और आपके यहाँ क्या बोलते हैं? रई। तो भाई जी भी गढ़वाल के हैं रुद्रप्रयाग, और भाई जी भी गढ़वाल के हैं टिहरी के, लेकिन दोनों की भाषा में कितना अंतर है? आप क्या बोल रहे हैं इसको? इसको बोलते हैं रोड़ा। और आप क्या बोल रहे हैं? जिसमें रई बोलते हैं। रई बोल रहे हैं। जिसमें वो दही डालते हैं, उसको हमारे यहाँ बोलते हैं परिया। परिया, या परोठी। परोठी, परड़ा, परोठी या परिया। हमारे यहाँ पर बोलते हैं। परड़ा बोलते हैं ना, हमारे यहाँ भी परड़ा बोलते हैं। और ये देख सकते हैं पुराने जमाने का ये टीवी अभी भी चल रहा है, लेकिन अब बहुत कम चल रहे हैं। अब LCD चल रहा है, और साथ में यहाँ पे CD प्लेयर रखा हुआ है। अच्छा, ये ऊपर वाली चौथी मंजिल है? इसकी तीसरी है। इसकी तीसरी है, उसकी चौथी है। अच्छा, उसकी चौथी है, इसकी तीसरी। ये चौथी मंजिल है, और इसकी ये तीसरी। ये आपके मतलब बुजुर्गों की पहचान है ये, नहीं है? इससे उनका पता लग रहा है पहले कि भाई कितने कर्मठ लोग थे। उनकी जो उसका इतिहास है एक प्रकार से, नहीं है? अब हम लोग स्पेशल आए इस मकान को देखने के लिए। हम वहाँ गए थे नरोत्तम साजी का मकान, तो एक ही मिस्त्री उन्होंने बताया कि एक ही मिस्त्री ने बना रखा है। ये वाला जहाँ पे वो टैंकी रखी हुई है? अच्छा, बताओ। और वहाँ से हम कितना लंबा है? तो बीच खेत में कोई नहीं देता, क्यारी काटने। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पे लोगों की धान की क्यारियां हैं, और ये गांव वैसे कृषि संपन्न गांव है। और यहाँ पे काफी अच्छे लोगों ने खेती बाड़ी की हुई है। अभी भी लोगों का यहाँ पे खेती के प्रति रुझान है, जिसके कारण से ये गांव कृषि के मामले में काफी संपन्न है। तो ऊपर आ चुके हैं बादल, जो आप देख सकते हैं, ये ऊपर आ चुके हैं बादल। अभी हम इस घर में गए थे और इसके ठीक ऊपर बादल आ चुके हैं, और यहाँ भी हल्की हल्की बारिश आ गई है, स्टार्ट हो गई है बारिश होना। तो देख सकते हैं पूरे इस क्षेत्र को बादलों ने घेर लिया है। तो यहाँ पे महावीर सर, ये महावीर सर है, नौटियाल जी और असवाल जी, इनकी चर्चा चल रही है। कितने साल में क्या चर्चा चल रही है सर? जो लोग यहाँ पे आए हैं, इसमें मैं देख रहा हूँ प्रत्येक गांव में ना, तो 300-350 वर्षों का इतिहास है। तो जो लोग भी आए हैं, और वो दूर दूसरे, जैसे हम बोलते हैं आज पलायन की बात करते हैं, तो पलायन तो हजारों हजार साल से हो रहा है। सदियों से ये प्रक्रिया चला आ रहा है। जहाँ जिसको सुविधा हो रही है, जहाँ जिसको उस जमाने खेती बाड़ी का वक्त था, अब लोग IT क्षेत्र में जा रहे हैं, सारे लोग बैंगलोर जा रहे हैं, है ना। तो कोई लोग नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, गाजियाबाद जा रहे हैं, तो वो भी एक पलायन है। जी। परिवर्तन सृष्टि का नियम है सर। और ये पलायन कहीं गलत भी नहीं है, लेकिन ये इसके साथ साथ ये है कि हमें अपने जड़ें जहाँ से हम जुड़े हुए हैं उससे हमें जुड़ा रहना चाहिए। चाहे हम कितने दूर चले जाएं, विदेशों में चले जाएं, तरक्की करें, आगे बढ़े, लेकिन हमें
अपने गांव घर से जुड़ा रहे हैं। और ये ब्लॉग जो हम बना रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि लोगों आप लोग विदेश में बैठे हैं तो आप देख लें अपने गाँव की स्थिति कैसी है, और आप लोगों को याद आइए अपने गाँव की कि हम लोग गाँव में किस प्रकार से रहते थे, है ना। और वो ये ब्लॉग उनको याद दिलाएगा और वापस लाने की कोशिश करेगा कि आप समय समय पर, जैसे होम स्टे में हमारे घरों के आसपास लोग रुकना चाह रहे हैं, दिल्ली से, नोएडा से, राजस्थान से, ऐसे आप भी अपने घर चाहे आप होम स्टे के तौर पर ही आए, कभी रुकने के तो गेस्ट के तौर पर आया जरूर आप। मतलब एक बार चाहे वो यहाँ परमानेंट न रहे, लेकिन साल में या 2 साल में एक बार विजिट जरूर गांव की ओर करेंगे। हमारा संदेश है उन लोगों के लिए, तो वो जरूर आए, क्योंकि ये जो हरियाली है ये कहीं नहीं मिलेगी सर, जो इन पहाड़ों की। मैं सर अभी राजस्थान घूम के आया, अभी मैं कुछ दिन पहले जून की छुट्टी में राजस्थान गया था, तो इतने ऊंचे पहाड़ और इतने हरे भरे पहाड़, इतने पेड़ पौधे, असंख्य पेड़ पौधे, 64% भूभाग पे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ये आपको, ये तो मणिपुर और सिक्किम में मिलेंगे, है ना, लेकिन ये तो फिर यहीं मिलेंगे आपको, हाँ उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हैं ये वादियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं, और जो हमारे भाई बंद विदेशों में रह रहे हैं या कहीं और रह रहे हैं तो वो जरूर एक बार इन वादियों को देखने आएंगे, क्योंकि जो अभी सर कह रहे हैं कि पलायन, या हम ये कह सकते हैं कि चेंज, ये प्रकृति का नियम है। पहले भी लोग किसी क्षेत्र से यहाँ बसे होंगे और फिर अब यहाँ से भी लोग जा रहे हैं रोजगार की तलाश में या अपने जीवन शैली को बेहतर करने के लिए, ये भी कह सकते हैं। लेकिन वो जरूर एक बार इस क्षेत्र में आए, ऐसी हम आशा करते हैं। तो इसके साथ ही आज महावीर असवाल जी से विदा लेते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है भाई साहब, ठीक है, चलते हैं फिर। तो नोटियाल जी बैठ चुके हैं कार में, हम बैठ चुके हैं। तो सर वापसी हो रही है, क्योंकि टाइम हो रहा है, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। घर में टाइम से पहुंचेंगे तो घर वालों को अच्छा लगेगा, नहीं तो लेट जाने पर खाना नहीं मिलेगा आपको। हाँ, खाना नहीं मिलेगा। पीछे बैठे नोटियाल जी। फिटोगी गांव का ब्लॉग आपको दिखाया हमने, तो आशा है आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो आप कमेंट्स कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही इस सुंदर गांव फिटोगी, आप देख सकते हैं कितना सुंदर गांव है ये। इसके ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग।